तो बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब आपका डिफाइन टर्म जो है लगभग समाप्त हो चुका है। अब आप इसके नाम पर आइएगा और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नेम है, इसको समझने के लिए जो मुख्य पॉइंट है उस मुख्य पॉइंट पर फोकस होगा। उसके बाद आप किसी भी प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएसी नेम को आराम से आप लिख सकते हैं। तो 1 से 2 दिन का जो क्लास होगा इसमें आपका इम्पोर्टेंट टर्म होगा, जिस टर्म को अगर आप जान जाते हैं कि कहाँ पर क्या रहता है, कहाँ से नाम को स्टार्ट किया जाता है, कैसे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ अंत करना है, तो आप फिर किसी भी प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएसी नेम को आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें आपको किस किस बिंदु पर फोकस करना है आप उसको समझें। तो देखिए, एक ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो आप ये हमेशा दिमाग में रखें कि आप जो ON, EAN, CN ये कुछ भी आप निकालते हैं तो वो ऑलवेज सेंट्रल मेटल एटम का ही होता है, और इसमें प्रायः आपका D ब्लॉक के एलिमेंट रहते हैं। इसलिए आपको सेंट्रल मेटल एटम में कौन कौन रहेगा उसका नाम आपको दे दिया जाएगा। आप उसको चार्ट बना करके ठीक से एटॉमिक नंबर के साथ पढ़ लेंगे, बिकॉज आपको Z का ज़रूरत पड़ेगा। तो Z जो है ये Z का ज़रूरत पड़ेगा। ये Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ये आपको D ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कुछ D ब्लॉक के एलिमेंट को आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा। अक्सर वही सेंट्रल मेटल एटम में यूज होते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर, अभी गप हो रहा है ये ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो ON आपको फर्स्ट ईयर के क्लास में पढ़ाया गया है। इसमें जो 10 के बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं, इसलिए समझ जाएंगे क्योंकि जब नाम शुरू होगा तो आपको रेडिकल चार्ट जो मिलता है वो तो मिलता ही है। तो आपने जो ON का मुख्य 2 नियम पढ़ा है उस नियम को सिर्फ दिमाग में रखना। एक नियम क्या था कि जैसे कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम है, सब एटम के ON का सम क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब किसी यौगिक में जो अलग अलग तत्व होता है उसके जितने भी परमाणु हैं, सभी परमाणु के ON का जो योग है वो 0 होना चाहिए। एक इस रूल पर काम करेंगे और ये आपको बाय एग्जांपल समझाया जाएगा, इसलिए इसमें टेंशन कम लेना है। उसके बाद एक पॉली एटॉमिक आयन आता है कि किसी बहुपरमाणविक आयन पर चार्ज है, तो जितना चार्ज है तो इधर जो आपने आयन लिया तो आयन में जितना डिफरेंट एलिमेंट है सबके एटम के ON का जो योग होगा तो जितना चार्ज उस पर है उसी के बराबर होता है। तो 2 मुख्य रूल हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका लिगेंड रखिएगा तो न्यूट्रल जो लिगेंड होगा उसका ON 0 होता है। इसमें कुछ आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, वो भी आपको लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो रेडिकल चार्ट आपने पढ़ा है या रेडिकल आपको दिया गया था सिंबल के साथ, पुनः वो आपको एक बार और दिया जाएगा, उसको देख लेना है, तो फिर नाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर पर जब आप आइएगा, ऑक्सीडेशन नंबर पर, ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको सेंट्रल मेटल एटम का निकालने के लिए सिखाया जाएगा। आप बिल्कुल अगर इनिशियल स्टेज में भी हैं तो भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आराम से ON यहाँ पर निकालने के लिए आप सीखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये आप अभी से ही सीखना शुरू कर दीजिएगा। दूसरा बात कि इसको लिखना कैसे। तो एक आपने देखा स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट में इसको नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है पैरेंथेसिस में। इस टाइप का ब्रैकेट आपका यूज होगा, इसको क्या बोला जाता है? पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस में लिखना है।
और आपको ये पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आप कहाँ पर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो दो प्रकार का ब्रैकेट यूज होगा, एक पैरेंथेसिस यूज होगा और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर को जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा और एक आपका पैरेंथेसिस यूज होगा। तो जो ON आपको निकालने के लिए सिखाया जाएगा सेंट्रल मेटल एटम का, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद रोमन न्यूमरल में, रोमन अक्षर में आप क्या कीजिएगा, पैरेंथेसिस में उसके ON को रिप्रेजेंट कीजिएगा। और रोमन डिजिट आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर 4 नंबर तक का ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा आपको ज़रूरत होता भी नहीं है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जब सेंट्रल मेटल एटम का ON निकलेगा, ON जो भी निकालें हम लोग, उसको रोमन न्यूमरल में पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, ये आप दिमाग में रखें। ON ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन रिटन इन पैरेंथेसिस इन रोमन न्यूमरल। तो पैरेंथेसिस में आप उसको रोमन न्यूमरल में लिखिएगा, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। पैरेंथेसिस में लिखेंगे, ये सब आप रूल बिल्कुल दिमाग में रखें, क्योंकि नाम लिखने के समय ये सब आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद आपका अगर ये देखिएगा कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है, केयरली इसको सुनिए। ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ भी दिया जाता है होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, सम, विषम, इस टाइप का। होमो मतलब एक जैसा, नाम से भी आप पकड़ सकते हैं, और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो होमो जहाँ पर कहा जाता है तो हो गया सेम टाइप का, और हेट्रो जहाँ कहा जाएगा डिफरेंट टाइप का। लिगेंड आप बार बार सुन चुके हैं, लिगेंड कहाँ रहता है वो आपको बताया जाएगा। तो लिगेंड अगर सेम टाइप का ही रहा सेंट्रल एटम के साथ, जो आपका एटम या आयन जुड़ा हुआ रहता है, न्यूट्रल हो या जो हो, वो जुड़ा हुआ रहता है, वो लिगेंड अगर सेम टाइप का है आप समझिएगा होमो, और अगर डिफरेंट टाइप का है तो हेट्रो। तो ये तो जब आप देखिएगा तो आप देख करके भी ये अनुमान लगा लीजिए, चूँकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। तो जब हम लिगेंड को देखेंगे तो ये देखेंगे कि सेंट्रल एटम के साथ जो अटैच्ड है वो सेम टाइप का है कि डिफरेंट टाइप। अगर सेम टाइप का होगा तो आप होमो समझिएगा, और डिफरेंट टाइप का होगा तो आप क्या समझिएगा, हेट्रो। तो ये कॉम्प्लेक्सेस को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो आपका जटिल यौगिक है, तो कॉम्प्लेक्सेस को दो भाग में बांटा गया है, एक हो गया होमोलेप्टिक और एक हो गया हेट्रोलेप्टिक। तो जो होमो होगा आप नाम से पकड़ सकते हैं, जो होमो होगा वो सेम टाइप का होगा। यदि आप सेम टाइप के लिगेंड को देखते हैं तो समझिए होमो, और डिफरेंट टाइप के लिगेंड को देखते हैं तो समझिए हेट्रो। तो ये होमोलेप्टिक और क्या होगा, हेट्रोलेप्टिक। ये आप एग्जाम्पल्स अभी देखिए, एक एग्जाम्पल जो अभी आपके सामने में है, आप इसको देख करके आराम से कह सकते हैं कि ये होमो है या हेट्रो है। तो देखिए ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, ये हो गया आपका लिगेंड एमीन। तो ये जो अभी अमोनिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो लिगेंड अभी आप देख रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड, देखिए ये नंबर ऑफ लिगेंड देख लीजिए कितना है, 6। तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, लेकिन ये 6 सेम टाइप का है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका है होमोलेप्टिक। इसी प्रकार से आपके सामने में बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे हेट्रो के और होमो के साथ में। तो अभी आप देखिएगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हम लोग लिखने वाले हैं, उसमें कौन कौन सा ऐसा टर्म है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हर वक्त रहेगा, क्या क्या चीज़ हमको हर वक्त देखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ का नाम हमको हर वक्त लिखना पड़ेगा। तो वो आप देखिएगा। अभी क्या आप देखिएगा, इलस्ट्रेशन ऑफ टर्म्स इन द सेंस कि जो टर्म, जो पद, जो आपका वर्ड इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निश्चित रूप से यूज होता है, आवश्यक रूप से रहने वाला जो टर्म है वो अभी आप देखिएगा जो इसमें प्रेजेंट रहता है, यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका ये समन्वय यौगिक है,
ये जो आपका उप सहसंयोजक यौगिक है, तो समन्वय यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक में कौन कौन सा ऐसा टर्म है जो निश्चित रूप से रहता है, उसको आप देखिएगा। तो देखिए, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे और उसी में से कोई एक यहाँ पर रहेगा, तो इसका प्लेस आप देख लीजिए। किसका प्लेस? तो आपको प्लेस देखना है सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का यही प्लेस, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम ही रहेगा। उसके बाद इस सेंट्रल मेटल एटम का जो ON निकलेगा, अभी सपोज कि इसका ON हमको निकालना है, अभी इसका अगर ON आपको निकालना है तो जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, तो अभी अगर आप इस पर ध्यान दीजिएगा तो ON आप इसका निकाल सकते हैं। पहले तो आपको ये देखना है कि जो आपके सामने में है, क्या यह कंपाउंड है या आयन है। तो देखिए, कहीं भी चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये कंपाउंड है। और जब ये कंपाउंड है तो इसमें जितना भी प्रेजेंट है, जितना भी लिगैंड, आपका काउंटर आयन, सेंट्रल मेटल एटम का तो आप सब कुछ निकालते ही हैं। तो जो भी प्रेजेंट है तो सबका जो ON है, सबके ON का सम, सबके ON का योग, सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होना चाहिए? 0। तो इसका तो आप निकाल रहे हैं, इसका आप निकाल रहे हैं। डायरेक्टली भी आप बोल सकते हैं, डायरेक्टली भी आपको अभी बोलने के लिए सिखाया जाए। इसका तो आप निकाल रहे हैं, अगर इसका निकाल रहे हैं तो थोड़ा देर के लिए अगर आप इसको क्या मान लेते हैं, x, कि इसका निकालना है, तो हमने क्या बताया कि जितना इसमें आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन सब मिला करके जितना है, तो आप उसका चार्ज अभी 0 करना है, चूंकि ये क्या है, कंपाउंड। तो इसका अगर ON x माना जाए तो यहाँ पर आप देखिए ये किस प्रकार का लिगैंड, यही लिगैंड आपको देखना है कि कौन निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन न्यूट्रल है। तो जो निगेटिव होगा उस पर जितना चार्ज रहेगा वो उसका ON हुआ, जो पॉजिटिव रहेगा उस पर जितना चार्ज रहेगा वो उसका ON हुआ, और जो न्यूट्रल एटम होता है उसका ON क्या होता है? 0। तो ये याद रखना है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉली एटॉमिक आयन रिप्रेजेंट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। A sum of all the different elements of atoms is equal to 0 in any compound। मतलब किसी कंपाउंड में जितना एलिमेंट रहेगा, टोटल डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के सभी एटम का सम जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये आपका क्या है? न्यूट्रल लिगैंड है, तो न्यूट्रल लिगैंड का ON क्या होता है? 0। ये आप टाइप्स में क्लासीफाई कर देंगे आपको, तो ये ON होना चाहिए 0। इसका नंबर कितना है? 6। और अब आप बाहर चले गए, ये देखिए क्लोराइड आपने लिखा होगा रेडिकल में, मोनोडेंटेड लिगैंड में भी, तो क्लोराइड पर कितना चार्ज रहता है? 1। तो अभी आपको क्या सिखाया गया कि चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉली एटॉमिक आयन रिप्रेजेंट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो जितना चार्ज उस पर प्रेजेंट रहेगा वही उसका क्या होगा? ON। नंबर ऑफ देखिए इसका कितना है? 3 है, और सबका जो सम है वो कितना होना चाहिए? 0। सबका सम होना चाहिए 0। ये हो गया x, ये हो गया 0, ये हो गया -। तो यहाँ से जो आपने x रिप्रेजेंट किया था, x रिप्रेजेंट किया था किसको? सेंट्रल मेटल एटम के ON को। इसका मतलब ON कितना होना चाहिए? 3। और इसी ON को पैरेंथेसिस में रोमन न्यूमरल में लिखा जाता है। ये आपका रोमन न्यूमरल है, इस रोमन न्यूमरल में इसको लिखना है। ये चीज़ अभी आपको बताया जा रहा था। उसके बाद आप ऐसे भी अगर ऑलरेडी देखते, देखिए इसका तो निकालना ही है, इसका तो निकालना ही है। ये आपका 0 ही हो गया, कितना भी नंबर रहेगा तो 0 ही होगा। इसका हो गया 1 का -1, तो 3 का कितना? -3। और इसका आप निकाल रहे हैं तो बराबर के उस पार जाएगा। तो याद ये रखना है कंपाउंड है, अगर इसका कैलकुलेशन इधर माइनस में आता है तो उधर जाके क्या होगा? प्लस में। तो जैसे हम ये देखते हैं -3, तो किस में बोलते हैं आंसर? +3 में बोलते हैं। ये सब चीज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ऑक्सीडेशन नंबर, आप इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मान लीजिए कि अभी ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 हुआ,
ऑक्सीडेशन नंबर 3 हुआ, इस सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख दिया जाता है और इसका नाम लिखने के बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। उसके बाद आइएगा, अभी इसी को बोले, इसको क्या बोले आप, आयनाइजेशन स्फीयर। हरदम आपको इसमें बताया जाएगा आयनाइजेशन स्फीयर कि आयनाइजेशन स्फीयर क्या है, और ये भी याद रखिएगा कि इसका नाम सबसे बाद में लिखा जाता है। और अगर यहाँ पर आपका कैटायन रहता, यहाँ पर अगर आपका कैटायन रहता, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, धनायन, इसी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। और इसमें आपका क्या आता, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी आपका क्या है, मेटल है। तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नाम को आप निश्चित रूप से याद रखें। ये आपको कई एक बार क्लास में बताया गया है, चाहे वो 9 का हो या 10 का हो या 10 से ऊपर सभी क्लास के। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का नाम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में निश्चित रूप से दिमाग में रखना है। यहाँ पर कैटायन फॉर्म में यही आ सकता है। उसके बाद ये आप जान ही रहे हैं कि ये सेंट्रल मेटल एटम का जगह हुआ। यहाँ पर कोई क्या आ सकता है, कैटायन। इसमें आपको नॉर्मली क्या रहता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट। यहाँ पर तो आपको जो रेडिकल आपको मिलेगा, जो लिगेंड आपको मिलेगा, वही रहता है जो आयनाइजेशन स्फीयर में आएगा। ये हो गया आपका, देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम के बाद ये आपका हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 ही चीज़ रहता है, एक सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम को जैसे ही आप अलग कीजिएगा, उसके बाद जो भी चीज़ आपको दिखेगा वो लिगेंड ही रहेगा। इसका मतलब ये NH3 अभी क्या है, लिगेंड है। और ये लिगेंड जितना रहेगा वो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड, जिसको आप क्या बोलते हैं, CN, समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको लिगेंड का नंबर ये देख करके आप बोलिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलता है तो बोलिएगा नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विद या लिंक्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, वो हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद देखिए, पूरा जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, पूरे जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, पूरे को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जब आपको इस टाइप का आए तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि कहाँ क्या है, किस जगह क्या है, आपको ये देखना है। फिर आप क्या कीजिएगा, निकालने के लिए सीखिएगा EAN का अगर फुल नेम पूछा जाए EAN का, तो बोलिएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इसको आप हिंदी में क्या कहिएगा, प्रभावी परमाणु संख्या या परमाणविक संख्या। ये EAN निकालिएगा तो किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, Z का, ये आपको चार्ट में दिया जाएगा और उसको आपको क्या कर रखना है, याद। ON आपको निकालने के लिए सिखाया जाएगा, CN आपको गिनने के लिए सिखाया जाएगा। तो ये CN, ON और किसका ज़रूरत पड़ने वाला है हम लोगों को, Z का। तो EAN जब भी निकालेंगे तो ज़रूरत पड़ेगा Z का, ज़रूरत पड़ेगा ON का, ज़रूरत पड़ेगा CN का। अभी आप इसको देख भी लीजिएगा। तो जहाँ पर Z क्या है, जहाँ पर Z, ये Z हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये आप देखिएगा। और ON जहाँ पर देख रहे हैं, ये ON क्या हो जाएगा, तो ON हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। CN आप क्या कहिएगा, CN हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो 4 चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगा।
EAN, Z, ON और CN, और चारों आप आसानी से निकाल सकते हैं। और केमिस्ट्री में ये 4 नंबर ही ज़्यादा आपका क्या रहता है, ज़रूरत रहता है। यहाँ पर अभी आपने क्या देखा, नंबर ऑफ लिगेंड को देखा। नंबर ऑफ लिगेंड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो नंबर ऑफ लिगेंड रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में आप ये देखिएगा कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो अटैच रहता है लिगेंड, द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर और रिप्रेजेंट CN। CN से रिप्रेजेंट कीजिएगा। EAN क्या हुआ, EAN हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। और ये जो चारों नंबर आप देख रहे हैं Z या ON या CN, EN, ये टोटल चीज़ निकलता है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। इसमें आपका नॉर्मली क्या रहता है, D ब्लॉक के ही एलिमेंट रहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में जिसको आपने लिखा उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और सेंट्रल मेटल एटम का ही आप क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको आप पैरेंथेसिस में रोमन न्यूमरल में लिखते हैं। इस चीज़ को आपको मिस नहीं करना है। और स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होगा, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर रहेगा इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। तो 2 प्रकार के स्फीयर का चर्चा होता है, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक होता है आयनाइजेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो गया और आयनाइजेशन स्फीयर आपका हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। ON निकालने में आप किस चीज़ पर केयर कीजिएगा, 2 चीज़ पर आपको मात्र केयर करना है कि किसी यौगिक का ON शून्य होता है, इसका मतलब यौगिक में जो भिन्न भिन्न तत्व है उसके कुल परमाणुओं का ON शून्य होगा। दूसरा क्या याद रखना है कि बहुपरमाणविक आयन पर उपस्थित आवेश उसके कुल ON को व्यक्त करता है। तो जितना चार्ज रहेगा वही उसका क्या होगा, ON। तो पॉली एटॉमिक आयन में जो ON होगा उस पर प्रेजेंट क्या रहता है, चार्ज। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉली एटॉमिक आयन रिप्रेजेंट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। थोड़ा सा अगर आप इस कंपाउंड पर आइएगा तो देखिए तीनों नंबर का चर्चा हम लोग अभी करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल EN आप निकाल रहे हैं तो आपको चाहिए Z, और ये Z D ब्लॉक का तत्व है और D ब्लॉक का, देखिए 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर के आप चलते हैं कहाँ तक, जिंक तक, तो कम से कम 30 तक का तो एटॉमिक नंबर आपको निश्चित रूप से याद होगा। तो जैसे आप फेरस और कोबाल्ट पे आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, तो जैसे आप कोबाल्ट पे आइएगा एटॉमिक नंबर इसका कितना मिलेगा, 27। तो इसका हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर लिख लिया। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, ON इज फॉर क्या हुआ, ON इज फॉर हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो अभी आप निकाल रहे थे, क्या देखे, इसका निकालना है तो थोड़ा देर के लिए इसको X सपोज कर लिए। ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो कोई भी जो उदासीन यौगिक होगा, यौगिक तो उदासीन ही होता है, कोई उदासीन लिगेंड होगा उसका ON क्या होता है, 0। ये है कितना, 6, ये लिख लिए। प्लस अभी आपने इसका क्या नाम जाना, ये क्लोराइड, ये हो गया क्लोराइड। और आपको क्या रूल दिया गया है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉलीएटॉमिक आयन रिप्रेजेंट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब इस पर चार्ज कितना है, 1। इसका एक एटम का ON क्या होगा, 1 × 3। अब पूरा जब कंपाउंड है तो ON क्या होना चाहिए, 0। अब आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये देख लीजिए X, ये 0, ये -3 इज इक्वल टू 0। कहने का सेंस क्या है कि X का वैल्यू आपका क्या आता है, 3। और इसको कहाँ लिखना है, इसको लिखना है पैरेंथेसिस में और रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो जब आप नाम लिखने लगिएगा तब, अभी फिलहाल ON आपका क्या आया, 3, तो यहाँ पर क्या दे दीजिएगा, 3। अब आ जाइए CN पे। CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। CN क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड। इस स्क्वायर ब्रैकेट में 2 ही चीज़ रहता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितना इसका नंबर है, देख लीजिए 6, यही कोऑर्डिनेशन नंबर है।
और अक्सर ऑब्जेक्टिव में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटा छोटा प्रश्न, कभी ON पूछ दिया, कभी CN, तो कभी EAN, इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते रहता है। तो अभी आपका CN क्या आ रहा है देख लीजिए। लिगेंड का नंबर कितना नंबर है? 6। सेम टाइप का है, 6 का 6 लिगेंड सेम टाइप का, इसीलिए हो गया होमो। इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। 6, तो यहाँ पर आप लिखते हैं 6 × 2। अब ये आपका क्या निकल जाएगा? EAN। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कर लीजिए, इसको जोड़ने के बाद कितना होता है? अक्सर आप ये चेक कीजिएगा कि जो EAN आता है वह निश्चित रूप से किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट आता है। इक्विवेलेंट आता है इन द सेंस या तो बराबर आएगा या थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। तो जो आप इनर्ट गैस देखे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो आप देखते हैं तो 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये जो आप देखते हैं इसी के अप्रोक्सीमेट आएगा। ये अभी आप देख लीजिए किसके इक्विवेलेंट आया है? क्रिप्टन के इक्विवेलेंट आया है। तो जब भी आप EAN निकालिएगा तो लगभग जो आपका आएगा किसी इनर्ट गैस के इक्विवेलेंट आएगा। आप देखिए, जब आप सेंट्रल मेटल एटम का निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि किसी D ब्लॉक का होगा, तो ये तो तय है कि आर्गन से ऊपर ही होगा। आर्गन से ऊपर ही होगा, चूंकि किसी भी D ब्लॉक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 20 से कम नहीं होता है, 20 से सबका ज़्यादा ही होता है। तो इधर तो नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर ही होगा। इसलिए आप, और इससे ज़्यादा नहीं होगा, 86 से ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए अगर आपको कभी अप्रोक्सीमेट आंसर भी मारना है तो इसी के बीच में लगाना है, और अक्सर जो आपका आंसर आएगा इसी के इर्द गिर्द आएगा, है ना, क्रिप्टन के ही इर्द गिर्द आएगा, इस 2 एलिमेंट के। इसीलिए अगर आपको तुक्का भी लगाना है, अंटिक्री भी मारना है, तो आप इसके इर्द गिर्द ही मारें। यहाँ से आप कम, इससे ज़्यादा आप कभी नहीं मार सकते हैं। किस में? खास करके EAN। तो जो कल हम लोग आएंगे तो इसके IUPAC नेम को लेकर के आएंगे, चूँकि डिफाइंड टर्म क्या हो गया? ओवर। अब आपको रेडिकल चार्ट मिलेगा, लिगेंड का चार्ट मिलेगा, आप उसको पढ़िए। सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर मिलेगा, आप उसको याद कीजिए। क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको याद करना पड़ता है और बहुत सारे चीज़ को समझना पड़ता है। तो समझाया जाएगा आपको बोर्ड पर, और कुछ जो याद करने वाले टर्म है उसको आप क्या करें? याद करें। शेष कल। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।